हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी अपनी अकाउंट्स की क्लासेस में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं क्लास 12th का सिलेबस। क्लास 12th का वीडियो नंबर 1 हम आपको दे चुके हैं। उसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हमने स्टार्ट कर दिया है हमारा पार्टनरशिप का फंडामेंटल नाम का एक चैप्टर्स। तो चलिए आज हम चलते हैं डे 2 में, और अब हमारी पढ़ाई हम पहले वीडियो से आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा नीचे आपको डिस्क्रिप्शंस के अंदर पूरा का पूरा एड्रेस गिवन है, आप वहाँ पे जाके लिंक जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। वीडियो के कंटेंट बहुत अच्छे होने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का सेशंस कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जब भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं, जो इस चैप्टर के हैं, या आप ये बोल सकते हैं पूरी की पूरी पार्टनरशिप में वो सारे कंसेप्ट्स उपयोग होने वाले हैं, उनके बारे में हम पहले फंडामेंटल के तौर पर उसका एक इंट्रोडक्शंस देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो टर्म क्या है और वो कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर के हिसाब से। सबसे पहले आपको दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 मान लेते हैं। ये हम समझेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कभी कभार हमारी लेक्चर सीरीज में इसको हम शॉर्ट में IOC भी कह देंगे और इसको हम IOD भी कह देंगे। अब पहले अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये जो IOC है और IOD क्या है, इसको हम समझते हैं पहले। उदाहरण के तौर पर ये एक फर्म है, जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं, और यहाँ पे ये 2 पार्टनर हैं A और B। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो पूरी की पूरी फर्म की अकाउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि आपके जो ये दोनों पार्टनर हैं, इन पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल, जैसे मिस्टर ए ने अपनी कैपिटल इस फर्म में लगा दी 1 लाख रुपीस की, और बी ने भी अपनी एक कैपिटल 2 लाख रुपए इस फर्म में लगा दिया और एक फर्म स्टार्ट कर ली, बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है बच्चों, अगर ये कैपिटल इस फर्म में ना लगा के, अपने एक बिजनेस में ना लगा के, अगर ये कैपिटल मार्केट में किसी को दे देते और उससे कुछ इंटरेस्ट लेते तो इनकी इनकम हो जाती। तो अब यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करते हैं इस फर्म से कि अगर मिस्टर ए बोल रहा है फर्म को, देख फर्म, मैंने तेरे को मेरा 1 लाख रुपए दिया है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तू मुझे इंटरेस्ट देगा। तो फर्म बोलती है ठीक है, अगर आप अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहते हो तो मैं आपको इंटरेस्ट देना चाहती हूँ। तो मान लेते हैं कि डिसाइड हुआ 10% से हमें इंटरेस्ट दो। तो जो फर्म है उस फर्म को इन पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। जब ये डिसाइड हुआ तो मिस्टर ए की अगर हम बात करते हैं तो 1 लाख रुपए का 10% से इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं, तो ये आएगा टोटल 10,000 रुपीज। अब आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, फर्म को 10,000 रुपए का इस पर्सन को जो कि पार्टनर है उसको इंटरेस्ट देना हो रहा है, देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे फर्म के लिए एक तरीके का ये एक्सपेंसेस है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, जो फर्म इंटरेस्ट पे करती है पार्टनर्स को, वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम अकाउंटिंग कर रहे हैं फर्म से, इसलिए फर्म चाहे 1 लाख पे 10% या फिर ये 2 लाख का 10%, जो भी इंटरेस्ट इनको पे करने वाली है वो 20,000 रुपीज़ जो पे करने वाली है, 10,000 जो रुपीज़ पे करने वाली है बच्चों, वो सारा का सारा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म की अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी IOC जाने वाली है वो एक्सपेंसेस की तरह ट्रीटमेंट करेगी, क्योंकि ये पार्टनर को जा रही है।
तो हमने आपको बताया कि पार्टनर को जब ये जा रही है तो पार्टनर्स के बेनिफिट की बात हो रही है, क्योंकि पार्टनर को तो इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन फर्म को क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है। तो यहाँ पे हमने आगे जाके भी इस कॉन्सेप्ट को पूरा हम समझेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे, वो हम वन बाय वन एक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि IOC क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ से पूरा का पूरा IOC का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 इसको नाम दे देते हैं और हम उसको आगे समझेंगे वन बाय वन। अभी हम बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। ये क्या कहता है उसको भी आप जरा समझिए। ये है फर्म, और इस फर्म के अंदर ये दो हैं पार्टनर। मान लेते हैं, नाम बदल लेते हैं, M और N। अब M और N ने इस फर्म से, मान लेते हैं फर्म से 10,000 रुपीज का पैसा निकाल लिया। ठीक है, ड्राइंग्स कर ली 10,000 रुपीज की। अब अगर 10,000 रुपीज की ड्राइंग्स कर ली, इसी तरीके से N ने भी जब M को देखा तो उसने बोला मैं भी 20,000 रुपये ड्राइंग्स कर लेता हूं। तो अल्टीमेटली जो इनकी कैपिटल थी उस कैपिटल में से 10,000 रुपये इसने निकाल लिए और N ने 20,000 रुपये निकाल लिए। इसका मतलब ये हो गया कि फर्म से कैपिटल निकल चुकी है। अब फर्म बोल रही है कि तुमने ड्राइंग्स करी है तो तुम्हें जितना तुमने अमाउंट निकाला है उसका इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। फर्म बोल रही है मुझे दो इंटरेस्ट। तो ये बोलते हैं ठीक है आप हमसे इंटरेस्ट ले सकते हो। तो फर्म ने इंटरेस्ट इनके ऊपर चार्ज कर दिया, मान लेते हैं 10% पर एनम से। तो मिस्टर M को फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1,000 रुपये का। कैसे, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 10,000 का 10%। और मिस्टर M को भी यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा IOD पे, और वो कितना देना पड़ेगा, 2,000 रुपये। अब जरा ध्यान से देखिए, फर्म को इंटरेस्ट के 1,000 रुपये और 2,000 रुपये मिल रहे हैं, तो ये फर्म के लिए एक तरीके की इनकम हो गई। तो IOD जो है वो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खर्चा है, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, एक तरीके की इनकम हो गई है। तो जब भी IOD की बात करेंगे तो वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम की तरह ट्रीटमेंट करेगी, और IOC की बात करेंगे तो फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस की तरह ट्रीटमेंट करेगी। और दोनों पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके लिए रिवर्स काम करेगी। अगर फर्म के लिए कोई एक्सपेंसेस है जो कि पार्टनर्स में इन्वॉल्व है तो पार्टनर के लिए इनकम होगी, और वहीं पार्टनर के लिए कोई चीज एक्सपेंसेस होगी तो वो फर्म के लिए क्या बन जाएगी बच्चों, इनकम बन जाएगी। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे जाके कॉन्सेप्ट नंबर 2 में वन बाय वन देखेंगे। अभी हमने केवल आपको ये बताया है कि जो कैपिटल पे इंटरेस्ट दोगे वो IOC होगी, और जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेगी फर्म वो IOD होगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें बिल्डअप करने हैं, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है, आगे जाके हम समझेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो जो टर्म्स हैं इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर्स, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म बाय पार्टनर्स। अब ये दोनों चीज़ों में कंफ्यूजन बच्चे हो जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर मतलब क्या, कि फर्म ने अपना जो पार्टनर है उससे लोन दे दिया उसको, और लोन देने के बाद उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। मान लीजिए ये फर्म है और ये एक कोई पार्टनर है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। और ये एक आपका कोई पार्टनर है, मिस्टर B मान लेते हैं। फर्म ने मिस्टर B को लोन दिया, और फर्म ने बोला मिस्टर B मैंने आपको लोन दिया है, इसकी एवज में आपको मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, मुझे देना पड़ेगा इंटरेस्ट। इस कंडीशन के अंदर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लोन है एक तरीके का असेट्स की तरह ट्रीटमेंट कर रहा है, क्योंकि फर्म ने ये लोन दिया है
तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे ये जो लोन है ये फर्म के लिए असेट्स की तरह ट्रीटमेंट कर रहा है, क्योंकि इस असेट से एक रेगुलर टाइम पे इंटरेस्ट फर्म को बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को मिल रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे आप बोलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर, पार्टनर से उसको जो लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और ये जो जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है ये फर्म के लिए एक तरीके के इनकम का ट्रीटमेंट है, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है एज पर द स्पेसिफिक रूल्स, या जो भी नियम तय होगा कि अगर कोई फर्म पैसा देती है उस पर 10%, 12%, 6%, जिस भी परसेंट से उसको इंटरेस्ट देना होगा वो सब फर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन में डिसाइड हो जाता है बच्चों। तो ये जो हमारा होगा ये होगा कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसको हम आगे डिटेलिंग में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया, ये बिल्डअप में क्या है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म। अब क्या हुआ कहानी ये देख लेते हैं। इस कंडीशन के अंदर ये है फर्म, और ये है मान लेते हैं एक पार्टनर। थोड़ा सा हमारी पेंटिंग पे नहीं जाना है आपको। तो यहाँ पे मिस्टर एम है। अब मिस्टर एम ने फर्म को, मतलब जिस फर्म में वे हैं, इनको आवश्यकता पड़ने पर लोन दे दिया। फर्म को लोन का रिक्वायरमेंट था 2 लाख रुपए का, और फर्म से बोला कि आप मुझे इंटरेस्ट पे कीजिए, आप मुझे इंटरेस्ट पे कीजिए। तो इस कंडीशन में ये जो लोन है ये इस फर्म के लिए एक तरीके की लायबिलिटी बन गई। बन गई नहीं बन गई बच्चों? ये एक तरीके की लायबिलिटी बन चुकी है इस फर्म के लिए। अब इस कंडीशन में फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसको इंटरेस्ट जो है वो किसको पे करना पड़ेगा? इस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो भी स्पेसिफिक रेट है। और अगर स्पेसिफिक रेट मेंशन नहीं है तो हमने आपको बताया था जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग 6% पर एनम से इसने जो भी पैसा फर्म को एज ए लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं 2 लाख रुपए है और साइलेंट है तो फर्म को 6% पर एनम से इनको इंटरेस्ट देना होगा। तो यहाँ पे फर्म के लिए एक तरीके की लायबिलिटीज हो गई, और उसके ऊपर ये लोन का जो इंटरेस्ट है ये क्या हो गया? फर्म के लिए एक तरीके का एक्सपेंसेस की तरह ट्रीटमेंट हो रहा है, जो कि P&L से चार्ज होगा, क्योंकि फर्म को ये खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म ने लोन लिया है किसी पार्टनर से। तो यहाँ पे बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम इसको कॉन्सेप्ट नंबर बोल देते हैं 4। तो हम 1 बाय 1 इन सारे को देखेंगे कि इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमने केवल एक बेसिक बात रखी है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इस चैप्टर के 4 कॉन्सेप्ट पे हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। कि IOC सिंपल इन्फॉर्मेशन है निकाल लेंगे, लेकिन कहीं भी इन्फॉर्मेशन को घुमा दिया है तो फिर कैसे निकलेगा? IOD कैसे निकलेगी? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म जो है, पार्टनर ने फर्म दिया है, फर्म को लोन दिया है, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? ये सब का एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। आगे जाके 1 बाय 1 इनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस भी करेंगे और कॉन्सेप्ट को इन डिटेल में भी समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक में आपको चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि IOD, IOC, इंटरेस्ट टू पार्टनर, इंटरेस्ट बाय द पार्टनर किस तरीके से फर्म ट्रीटमेंट करेगी उसका बात हम करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब कुछ प्रोविजंस हैं जिन प्रोविजंस को भी आपको ये बोल सकते हो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोविजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपके कोई भी डाउट आपके इस क्लास 12th की पार्टनरशिप फर्म अकाउंटिंग को लेकर ना रहे। ठीक है, देख लेते हैं क्या प्रोविजन क्या कहता है।
अब यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है उनको हम यहाँ पे ले आए हैं। सेक्शन नंबर 30 क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट का? एक्ट 32 पार्टनरशिप क्या कहता है? ए माइनर कौन होता है? जिनकी उम्र 18 साल से कम की होती है, वो बच्चा माइनर ही तो होगा। जिनका एज लेस देन है 18 ईयर्स कैन बी एडमिटेड, अच्छा किसी पार्टनरशिप में एडमिटेड करता है इनटू द पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ए, मतलब वो आता है पार्टनरशिप में बेनिफिट लेने के लिए, ज्वाइन कर सकता है बेनिफिट लेने के लिए। सेक्शन नंबर 30 बोलता है कि अगर किसी भी पार्टनर की उम्र माइनर चाइल्ड है या आप बोल सकते हो माइनर पार्टनर है तो वो पार्टनरशिप में बेनिफिट लेने के लिए आ सकता है। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल, FIRMS, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप छोड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सेक्शन नंबर 60 कहता है कि जो आपका फर्म का रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, नॉट कंपल्सरी है। ये सेक्शन कह रहा है कि कंपल्सरी नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन आप करवाएं, तो ये है सेक्शन नंबर 69। उसके बाद बोल रहा है अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर ए फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर यहाँ पे ये माना जाता है कि जैसे किसी फर्म के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर 3 पार्टनर हैं, A, B और C, किसी कारण से C की डेथ हो जाती है तो अब ये जो पार्टनरशिप है ये क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व मतलब हो जाता है सारा का सारा कार्यकाल या बोल सकते हो जो भी ये कामकाज कर रहे हैं सब खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। डिसॉल्व सारा का सारा काम बंद हो जाता है। अगर और कोई रीज़न ना रहे तो अगर कोई पार्टनर डेथ हो जाती है तो उससे ये डिसॉल्व हो जाता है। अब ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि बाकी 2 पार्टनर, तीनों में जब समिति की तो उन्होंने बोला ठीक है एक डेथ हो जाती है तो भी 2 चलते रहेंगे। ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन मैनेज की होगी, लेकिन सेक्शन कहता है, सेक्शन 35 कहता है इफ फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर्स, कोई भी एक पार्टनर की डेथ पे या 2 पार्टनर्स की डेथ पे फर्म जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? टोटल डिसॉल्व हो जाएगी। तो अगर ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में आपसे पूछ ले तो आपको ये तीनों प्रोविजन सेक्शन वाइज याद रहने चाहिए। ये सेक्शन 35 क्या कहता है, सेक्शन 30 क्या कहता है और सेक्शन 69 क्या कहता है बच्चों, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लेते हैं जो पार्टनर्स थे वो गैर जिम्मेदार थे, उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं किया, किसी भी तरह का रिटन एग्रीमेंट नहीं किया मान लेते हैं, और ओरल एग्रीमेंट कर दिया। अब 2 पार्टनरों के बीच फाइट हुई, मान लेते हैं क्या फाइट हुई? ये एक पार्टनर है मिस्टर ए, बहुत अच्छा सा बिजनेस कर रहे थे, और ये है मिस्टर बी। ये दोनों करीब करीब अच्छी खासी फर्म चला रहे थे 5 साल से, लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ मनमुटाव होने लगे, फाइट होना चालू हुई, लेकिन अभी भी किसी भी तरह का रिटन डॉक्यूमेंट नहीं था। चलती आ रही थी गाड़ी, लेकिन अब फाइट होना चालू हो गई। और जैसे ही फाइट हुई, उस फाइट पहुंची, आपको पता है कहाँ पहुंचती है? कोर्ट के अंदर पहुंच गई। कोर्ट में यहाँ पे जज साहब बैठे हुए थे और जज साहब बहुत ही इंटेलिजेंट थे। जज साहब ने बोला कि हाँ भाई तुम्हारी बताओ क्या फ़ाइट है। ये दोनों यहाँ पे खड़े हो गए। उन्होंने बोला, मिस्टर ए ने बोला मैंने बोला बी को कि मैंने बोला था कि मैं सैलरी लूँगा। ये बोल रहा है मिस्टर ए। मिस्टर बी बोल रहा है ना ठीक है मैंने बोला था मैं कमीशन लूँगा। फिर उसके बाद ए ने बोला मुझे पार्ट ज़्यादा चाहिए था, मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाई। बी ने बोला मुझे इससे ज़्यादा चाहिए था। बहुत सारे डिस्प्यूट लेते हुए मान लेते हैं ये कोर्ट पहुँचे। अब जज साहब के सामने एक समस्या आ गई कि सबसे पहला इन्होंने पूछा बता भाई ए और बी तुम दोनों फाइट कर रहे हो, लाओ तुम्हारे बीच में कोई एग्रीमेंट था? इन्होंने गर्दन नीचे करके बोला नहीं सर हमारे पास कोई भी एग्रीमेंट नहीं था, हमने ओरल था। अब ओरल के केसेस के अंदर जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, रिटन में कोई नियम कानून नहीं है, तो कौन सच्चा कौन झूठा चेहरों को देख के तो जज साहब नहीं देंगे। तो इस कंडीशन में 2 मिनट जज साहब रुके और बहुत, क्योंकि जज बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसने बोला तुम्हारी फर्म जो थी वो पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड थी, हम ये मान के चल रहे हैं, तो अब जो रूल्स लगेंगे वो पार्टनरशिप एक्ट के लगेंगे।
और पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। अगर तुम्हारी डीड नहीं है तो जो पार्टनरशिप एक्ट कह रहा है, नियम कह रहा है, मैं तो वो ही डिसीजन तुम्हारी फाइट के बीच का दे दूंगा। ठीक है, इन्होंने बोला ठीक है सर आप बताइए क्या क्या है डिसीजन। हमारी तो फाइट सैलरी, कमीशन को लेकर, प्रॉफिट को लेकर है। तो उन्होंने बोला मैं तेरे को क्लियर कर देता हूं कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि आप दोनों के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं थी, तो हमारा नियम कानून क्या कहता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये बोल रहे हैं जज साहब। बोले ठीक है साहब आप बताइए। तो जज साहब ने अपना एक्ट उठाया और कुछ चीज़ों के सामने लाके प्रस्तुत किया। उसको हम देख लेते हैं क्या प्रस्तुत किया। जज साहब ने बोला कि साहब हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर तुम डिमांड कर रहे हो तो निल या फिर 0% किसी भी तरीके का, मैं हम चेंज कर देते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आए, किसी भी तरीके की कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल के ऊपर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में तुमको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तुम जो हंगामा मचा रहे हो 5%, 6%, 10% नहीं मिलेगा। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं, 0 या फिर निल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी तुम्हारे पास निल है बेटा, तुम कोई डिमांड नहीं कर सकते हो, तुमको नहीं देंगे। और तुम जो प्रॉफिट के लिए झगड़ा कर रहे हो बराबर बराबर बट जाएगा। तुम बोल रहे हो मुझे 5 पार्ट चाहिए, तुम बोल रहे हो मुझे 6 पार्ट, तुम 3 दो, ये कुछ नहीं है। तुम्हारा जो भी प्रॉफिट हुआ है वो इक्वल बट जाएगा। उस कंडीशन के अंदर अगर तुम कोई भी सैलरी या फिर कमीशन की डिमांड कर रहे हो तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में तुमको ये भी नहीं दिया जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग निल, किसी भी तरह की कोई सुविधा सैलरी एंड कमीशन को फर्म पार्टनर को नहीं देगी। इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, ठीक है, एक पार्टनर बोला है मैंने साहब देखो मैंने इंटरेस्ट दिया है, मैंने लोन दिया है तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जज साहब बोलते हैं ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम जो अप्लाई करेंगे वो 6% का रूल फॉलो कर देंगे। तो 6% से तेरे को क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट फर्म दे देगी। लेकिन वहीं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म, मतलब कि अगर किसी भी तरीके का लोन फर्म ने ले लिया पार्टनर से तो उसका इंटरेस्ट कुछ नहीं है, अगर आपका इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। तो जज साहब ने पूरी की पूरी फाइट को खत्म कर दिया और इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड को उनके सामने रख दिया और उनके नियमों को रख दिया। तो बच्चों आपको भी इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पूछ ले, बोर्ड पूछ ले, मैडम पूछ ले, सर पूछ ले, कोई भी पूछ ले, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि भैया किसी भी कंडीशन में आईओसी नहीं दी जाएगी। हाँ, आईओसी के टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि 10% दिया जाएगा तो देना ही पड़ेगा क्योंकि वहां पे पार्टनरशिप डीड हावी हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर बच्चों ये इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का रूल्स चल जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि यहाँ पे आपको ये रूल समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़े हमारे, चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद आती है कि लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर क्या होता है, कि जिस तरीके के पार्टनर्स के राइट्स होते हैं उसी तरीके से पार्टनर्स की लायबिलिटीज भी होती है। लायबिलिटी मतलब तुम्हारे दायित्व क्या है, दो तुम पार्टनर हो, तुम्हारे लायबिलिटीज क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। लायबिलिटीज भी कभी कभार हमने देखा है 1 से 2 मार्क्स का पूछ लेते हैं मैडम या सर, तो हम लायबिलिटीज के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको लायबिलिटीज के बारे में 2 चीजें आपको देखना है। यहाँ पे हमने मेंशन किया है ए पार्टनर कैरी ऑन अ बिजनेस इन कंपटीशन विद द सेल्फ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर। क्या कह रहा है उसको जरा समझते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसा मानो कि ये पार्टनर, ये पार्टनर और ये पार्टनर, ये 3 पार्टनर बहुत अच्छे पार्टनर थे। X, Y और Z तीनों मिलकर एक शॉप कर रखी थी मान लेते, और ये क्या बेचते थे, ये मान लेते हैं आइसक्रीम बेचते थे। अच्छा खासा इनका आइसक्रीम पार्लर था, तीनों मिलकर आइसक्रीम बेचते थे। जो ये जेड था ये बहुत ही इंटेलिजेंट था। इसने क्या किया, बोले यार अपन पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, वैसे भी प्रॉफिट कम मिल रहा है। इसने क्या दिमाग लगाया, जिस एरिया में ये लोग आइसक्रीम बेच रहे थे उससे बहुत दूर एरिया में जाके इस जो मिस्टर जेड है इसने अपना दिमाग लगाया और यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी शॉप खोल दी आइसक्रीम की, बहुत अच्छी आइसक्रीम की शॉप खोल दी।
अब यहाँ पे जो मालिक था वो अकेला जेड था, और यहाँ पे भी वो सेम टाइप का बिजनेस कर रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन एक्स और वाई दोनों मासूम हैं, इनको इसके इस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है। देखो कितना ज़बरदस्त गेम हो रहा है कि ये आदमी यहाँ भी बेनिफिट ले रहा है और खुद का इंडिविजुअल भी बेनिफिट ले रहा है। उस कंडीशन के अंदर इन दोनों पार्टनर्स को पता ही नहीं है। अब अगर पता चल जाता है तो क्या लायबिलिटीज जनरेट हो जाती है जेड के लिए, वो हम आपको जरा बता देते हैं कि इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट कमाया है, बहुत अच्छी चीज़ है, इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स वाई जेड में। वाई के पास, जेड के पास तो है ही, एक्स वाई को भी बटा जाएगा। लेकिन अगर लॉस हो रहा है, इस बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो ये लॉस की जिम्मेदारी ओनली और ओनली मिस्टर जेड को निभानी होगी, गेन करनी होगी, लेनी होगी, सारी जिम्मेदारी इनका पार्ट हो जाता है अगर ये कोई सेम टाइप का बिजनेस कर रहा है इनको बिना बताए। तो यहाँ पे ये जो लायबिलिटीज जनरेट हो जाती है, ये दो तरह की प्रॉफिट है तो देना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, और अगर लॉस है तो खुद को बेयर करना पड़ेगा, बाकी दो पार्टनर नहीं करेंगे, ये यहाँ पे कह रहा है। समझ में आया बच्चों? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये आपको समझ में पता होना चाहिए। कभी कभार आपसे लायबिलिटीज़ के बारे में पूछ ले तो आप इस तरीके से इस पॉइंट को समझाएंगे, अपने आंसर शीट में लिख के आएंगे। ये रहा लायबिलिटीज़ नंबर 1। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। ए पार्टनर अर्न प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ फर्म। अच्छा, मतलब खुद के लिए प्रॉफिट ले रहा है और बता नहीं रहा। मतलब इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात करते हैं। अगेन हमारे एग्जांपल में हम मान लेते हैं, अब 4 पार्टनर बना लेते हैं, एल एम एन ओ। ये चारों मिलकर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या बोल सकते हैं प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। इस प्रोडक्शन में जो भी रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, ये मान के बोला गया, एल एम एन ने ओ को बोला कि तेरे को बहुत अच्छी नॉलेज है रॉ मटेरियल की, एक काम कर, तू जाके हमारे लिए रॉ मटेरियल खरीद। तो इसने बोला ठीक है, मैं आपके लिए रॉ मटेरियल खरीदता हूँ। और इसने क्या किया, अपने एक फ्रेंड को, जो भी इसका फ्रेंड है, मतलब कि ओस फ्रेंड, उसके पास जाके बोला कि तू एक काम कर, इस रॉ मटेरियल का सप्लायर बन जा, इस रॉ मटेरियल का सप्लायर बन जा और मैं अपनी फर्म का काम तेरे को दिला दूंगा। तो ओ ने ये सब चीज़ें इनको नहीं बताई, एज ए वेंडर इसको खड़ा कर दिया और रॉ मटेरियल यहाँ से खरीदना चालू कर दिया। अब रॉ मटेरियल जब यहाँ से खरीदना चालू किया तो हर रॉ मटेरियल पर ओ और ओ के फ्रेंड के बीच में एक पार्टनरशिप हो गई, या आप बोल सकते हो कि इसने बोला कि मुझे कमीशन चाहिए, कि जो भी मैं माल तेल को दिला रहा हूँ उस पर मुझे कमीशन दे देना। तो इस कंडीशन में तो ये पार्टनरशिप के अंदर LMNO को पता ही नहीं कि इसने इस तरीके का गेमिंग करा है कि जो भी रॉ मटेरियल खरीद के लेके आ रहा है उसके ऊपर कमीशन ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो प्रॉफिट ये खुद कमा रहा है, इनको पता ही नहीं। तो ये भी एक लायबिलिटीज बन जाती है। पता होने के बाद ये जितना भी कमीशन लिया है ये सब बट जाएगा पार्टनर्स के बीच में। तो बच्चों, ये दो लायबिलिटीज कि पार्टनर बिना बताए कोई काम कर ले, या फिर जो भी एक्टिविटी बिजनेस में हो रही है उसमें वो पार्टिसिपेट कर ले और बताए नहीं कि मैंने इसके ऊपर कमीशन लिया है, उस बेसिस पे लायबिलिटीज जनरेट हो जाती है पार्टनर्स के ऊपर। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे ये लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपके लायबिलिटीज के बारे में बोलें आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, डिफरेंस कॉन्सेप्ट। बहुत बार आएंगे, बहुत सारे डिफरेंस हम समझेंगे चैप्टर्स में, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल डिफरेंस है जो आपको समझ में आना चाहिए। दो बेसिक टर्म्स हम बार बार यूज करेंगे, हम भी यूज करेंगे, और बहुत सारे जो एग्जाम्पल आप देखने को आएंगे उसमें आपको एक एक लाइन को पकड़ के रखना पड़ेगा कि ये क्या है, क्या करना है, उसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए। तो चलो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ है, एक है चार्ज अगेंस्ट और एक है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। हमेशा एग्जाम्पल में भी आपसे बोला जाएगा कि चार्ज अगेंस्ट हुआ है खर्चा,
या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। जब भी चार्ज की बात आएगी बच्चों, चार्ज अगेंस्ट, तो आप याद रखना इसके नेचर की अगर हम बात करें तो ये जो चार्ज होगा ये हमेशा एक्सपेंसेस नेचर होगा। और आपको पता है कि जो एक्सपेंसेस होता है वो हमेशा रेवेन्यू में से माइनस होता है, जो हम P&L में करते थे। तो हमेशा जब भी चार्ज, याद रखिए, दोबारा बोलिए चार्ज, ये जो चार्ज है, जो भी नेचर एक्सपेंसेस चार्ज का है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखेगा। तो इसीलिए अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, याद होगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस, इस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो अल्टीमेटली जो भी आपकी इनकम होती है या जो भी आपके प्रॉफिट होते हैं उनमें से ये कट हो जाता है, माइनस हो जाता है। जैसे अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फर्म को रेंट देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो रेंट है वो P&L के डेबिट में जाएगा। फर्म ने मैनेजर रख रखे, उन मैनेजर्स को उनकी सेल के ऊपर कमीशन दिया जा रहा है, तो ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, मतलब कि मैनेजर कमीशन जो है वो किसका पार्ट माना जाएगा, P&L का, मतलब ये ट्रीटमेंट जो होगा वो P&L के अंदर होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया है, भैया लो लोन, मुझे तो इंटरेस्ट दो। तो उस कंडीशन के अंदर जब फर्म है वो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को दे रही है तो वो भी चार्ज अगेंस्ट P&L होगा। बच्चों ये पॉइंट बहुत आगे आने वाले एग्जांपल में आपको पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कि कौन सा चार्ज अगेंस्ट जाता है खर्चा। उसके बाद हम बात करते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएट मतलब होता है रखना, या किसी के लिए किसी उद्देश्य से वो पैसा निकाल के रखना, जब वो मांगा गया है तो वो प्रॉफिट में से निकाल के रखा जाता है। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमाउंट द पार्टनर, मतलब कि जो पैसा प्रॉफिट का बच गया, नेट प्रॉफिट का, वो पार्टनर्स को बांटना है, एप्रोप्रिएट करना है। पार्टनर्स की सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिमांड कर ली, कमीशन की डिमांड कर ली, तो प्रॉफिट में से वो पार्टनर को देना है। दिस इज द पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे जब हम एप्रोप्रिएट करते हैं तो उसको P&L में नहीं दिखाते, उसके लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, और जो भी हम एप्रोप्रिएट कर रहे हैं उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो उसके डेबिट साइड में दिखाते हैं। ये बच्चों याद रखना, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर जो पार्टनर्स को नेट प्रॉफिट का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो हम दिखाते हैं, जैसे पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स ने IOC की डिमांड कर दी, पार्टनर को IOD जो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये P&L एप्रोप्रिएशंस के क्रेडिट साइड में दिखता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये फर्म का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, या आप बोल सकते हो फर्म की एक तरह की इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड में जाती है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर ये सब चीजें एप्रोप्रिएशंस का पार्ट हो जाती है, जो कि प्रॉफिट में से निकालना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम बार बार अगर बोलेंगे कि ये जो एक्सपेंसेज है ये चार्ज अगेंस्ट है तो आपको पता होना चाहिए, ये जो एक्सपेंसेज है ये एप्रोप्रिएशन है तो P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, क्योंकि बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंफ्यूजन होना तय है। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको राइट डाउन करना है और आपके ब्रेन में, दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को बैठा ले। कोर बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे कि पार्टनरशिप के फाउंडेशन क्या है, उसको हमने कोर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर दिया है। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप करोगे ये सारी थ्योरी आपको वहाँ पे आने वाली है। तो अगर आपको आज का सेशंस अच्छा लग रहा है, आपको हमारे साथ टाइम जो हम अकाउंटिंग दे रहे हैं उसमें टाइम आपको सही लग रहा है, आप पढ़ पा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। पूरा वीडियो देखिए, 100% ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे मैं पूरी की पूरी आपको अकाउंटेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ 2025 एंड 26 के सेशंस के लिए। चाहे आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे CBSE, RBSE, मैं इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश जो नोट रहेंगे वो मैं इंग्लिश में रखूँगे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, हम ड्रॉप कर देंगे, हमारी टीम आपको ड्रॉप कर देगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, सेल्फ स्टडी जरूर पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, रटिए मत, और हाँ अपने मम्मी पापा का जरूर ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चों नई वीडियो में नए लेक्चर्स के साथ।